आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। हर हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। मेरे प्यारे देशवासियों, 47 में अनंत संभावनाओं के साथ कोटि कोटि भुजाओं के सामर्थ्य के साथ हमारा देश आजाद हुआ। देश की आकांक्षाएं, லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் செய்த தியாகத்தின் விளைவாக நமது தேசம் விடுதலை பெற்றது। लेकिन चुनौतियां उससे भी कुछ ज्यादा थी। जब बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। भारत का संविधान गत 75 वर्ष से एक प्रकाश स्तंभ बन करके हमें मार्ग दिखाता रहा है। भारत के संविधान निर्माता அரசியல் சாசனம் நமக்கு வழிகாட்டும் ஒளியாக திகழ்ந்து வருகிறது। महापुरुष राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। मेहता जी, நாட்டின் விடுதலையில் ஏராளமான தேச தலைவர்கள், குறிப்பாக ஜவஹர்லால் நேரு, சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன், சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல், பெண் சக்தி உள்ளிட்ட பலரும் தங்களுடைய பங்களிப்பை அளித்துள்ளனர்। आज लाल किले की प्राचीर से देश का मार्गदर्शन करने वाले, देश को दिशा देने वाला संविधान के निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। இன்று நமது அரசியல் சாசனத்திற்கு என்னுடைய தலை வணங்கி மரியாதையை செலுத்துகிறேன்। हम आज புதிய சுதந்திர தேசத்திற்கு நமது அரசியல் சாசனம் வழிகாட்டும் ஒளியாக திகழ்கிறது। बना रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। संविधान के लिए बलिदान, 370 की दीवार गिराकर एक
एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार 370 किया, சட்டப்பிரிவு நீக்கப்பட்டதன் மூலம் ஒரே நாடு ஒரே அரசியல் சாசனம் என்பது நிலைநிறுத்தப்பட்டது. सच्ची श्रद्धांजलि दी। 370 சட்டப்பிரிவு நீக்கப்பட்டதன் மூலம் ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜிக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. दूर सुदूर गांव के पंचायतों के सदस्य हैं, ड्रोन दीदी के प्रतिनिधि हैं, लखपति दीदी की प्रतिनिधि हैं, खेल जगत से जुड़े लोग हैं, राष्ट्र जीवन में कुछ न कुछ देने वाले यहां महानुभाव उपस्थित है। एक प्रकार से यहां मेरी आंखों के सामने मैं लघु भारत के दर्शन कर रहा हूं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से विशाल भारत के साथ भी आज लाल किला जुड़ा हुआ है। मैं आजादी के इस महापर्व पर देशवासियों का, विश्व भर में फैलाए हुए भारत प्रेमियों का, हमारे मित्रों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। இந்த நன்னாளில் இந்தியாவை நேசிப்பவர்கள், இந்தியாவின் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது இதயத்திலிருந்து வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். पिछले कुछ दिनों में प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बादलों का फटना, न जाने कितनी कितनी आपदाएं हम झेल रहे हैं। पीड़ितों के साथ हमारी संवेदना है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के बचाव के काम, राहत के काम, पुनर्वसन के काम में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। இன்று ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விஷயத்தை பார்க்கிறது. அதை நினைக்கும் போது பெருமையாகவும் உள்ளது. ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। இந்த செங்கோட்டையிலிருந்து ஆபரேஷன் சிந்தூரில் பங்கு பெற்ற வீரர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துவதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के इस प्रकार का कत्लेआम किया। धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। பெஹல்காமில் அப்பாவி பொதுமக்களுடைய மதத்தை கேட்டு பயங்கரவாதிகள் அவர்களை மனைவியின் கண் முன்னே சுட்டுக் கொன்றனர். குழந்தைகள் தங்கள் கண் முன்னே தங்கள் தந்தையை இறப்பதை கண்டனர். आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। इस तारीख के बाद ने हमारे सेना को பெஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு ஆபரேஷன் சிந்தூர் மூலமாக பதிலடி கொடுக்கப்பட்டது, பழி தீர்க்கப்பட்டது. लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। பல ஆண்டுகள்
மறக்கவே முடியாத அளவுக்கு நமது ராணுவ வீரர்கள் ஆபரேஷன் சிந்தூர் மூலம் பதிலடியை கொடுத்துள்ளனர். मिट्टी में मिला दी. ஆபரேஷன் சிந்தூர் என்பது இந்திய மக்களின் ஆக்ரோஷத்தின் வெளிப்பாடு, பெரும் கோபத்தின் வெளிப்பாடு. पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है. பாகிஸ்தான் ஆபரேஷன் சிந்தூரை நினைத்து தற்போது கூட உறங்க முடியவில்லை. पाकिस्तान में हुई तबाही பாகிஸ்தான் தன்னுடைய உறக்கத்தை துளைத்து விட்டது. कि रोज नए नए खुलासे हो रहे. நமது ஆயுத படையினருக்கு முழு சுதந்திரம் அளிக்கப்பட்டது ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கையின் போது. मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ. நமது நாடு பல ஆண்டுகளாக பயங்கரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया. ஆனால் நாம் தற்போது புதிய இயல்பை உலகுக்கு பறைசாற்றி இருக்கிறோம். और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे. பயங்கரவாதத்தை ஆதரிப்பவர்கள், பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி உதவி அளிப்பவர்களை நாம் தனித்தனியாக பார்க்க மாட்டோம் என்ற புதிய கொள்கையை நாம் வகுத்திருக்கிறோம். भारत ने तय कर लिया है न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं. இந்த அணு ஆயுத மிரட்டல் எல்லாம் நாங்கள் ஒருபோதும் பொருட்படுத்த மாட்டோம். न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया. இந்த அணு ஆயுத மிரட்டல் எல்லாம் இனி எங்களிடம் எடுபடாது. ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा. நாங்கள் அணு ஆயுதத்தை போடுவோம் என்றெல்லாம் எங்களை நீங்கள் பிளாக்மெயில் செய்ய முடியாது. आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं. हम मुंह तोड़ जवाब देंगे. प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे. ரத்தமும் நீரும் ஒன்றாக செல்ல முடியாது என்பதை நாடு முடிவு செய்திருக்கிறது. ரத்தமும் நீரும் ஒன்றாக செல்லாது. कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है. भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है. இந்தியா விடுதலை பெற்று இத்தனை ஆண்டுகளாக சிந்து நதியில் நமது பெரும் பங்கு பாகிஸ்தானுக்கு சென்று கொண்டிருந்தது. ஆனால் இங்கே நமது விவசாயிகள் தண்ணீரின்றி பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தனர். देश के किसानों का कल्पनीय नुकसान किया है. விவசாயிகளுக்கு போதிய நீர் கிடைக்காமல் அவர்கள் இன்னல்களை அனுபவித்து வந்தனர். हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, சிந்து நதி இந்தியாவினுடைய தண்ணீர், இந்தியாவினுடைய நதி सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है. அதன் முழு அதிகாரமும் இந்தியாவிற்கு தான் உள்ளது, இந்தியாவின் விவசாயிகளுக்கு மட்டும்தான் உள்ளது. हिंदू समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा.
किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दी। நாட்டின் விடுதலைக்காக எண்ணற்றவர்கள் தங்களது உயிரை தியாகம் செய்துள்ளனர். जेलों में जिंदगी गुजारी है, फांसी के तख्त पर लटके हैं, कुछ लेने पाने बनने के लिए नहीं, मां भारती के स्वाभिमान के लिए, कोटि कोटि जनों की आजादी के लिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए। मन में एक ही भाव था, स्वाभिमान। क्यों गुलामी ने हमें निर्धन बना दिया, गुलामी ने हमें निर्भर भी बना दिया, औरों पर हमारी निर्भरता बढ़ती गई। सब जानते हैं, आजादी के बाद कोटि कोटि जनों के पेट भरना बड़ी चुनौती थी। यही मेरे देश के किसान हैं, இந்திய விடுதலைக்கு பிறகு एक करके பல ஆண்டுகள் கூட நாட்டின் குடிக்கான மக்கள் போதிய உணவின்றி தவித்து வந்தனர். अनाज के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बना दिया। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। ஆனால் இன்று வேளாண் மற்றும் உணவு பொருட்கள் உற்பத்தியில் நாம் தன்னிறைவு அடைந்துள்ளோம். विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। எனவே வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்திற்கான அடிப்படை ஆதாரமே दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है, उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और दुर्भाग्य तो तब बन जाता है जब निर्भरता की आदत लग जाए, पता ही ना चले कब आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब किसी के निर्भर हो जाते हैं। ये आदत खतरे से खाली नहीं है और इसलिए प्रति पल जागरूक रहना पड़ता है आत्मनिर्भर होने के। அடிமைத்தனம் நமது நாட்டை பலவீனமாக்கியதோடு எல்லாவற்றுக்கும் சார்ந்திருக்க வேண்டிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தியது. सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये पैसे पाउंड डॉलर यहां तक सीमित नहीं है, इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। அடிமைத்தனம் தான் நமது நாட்டை ஏழ்மையாக்கியது. हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए எனவே அனைத்து துறைகளிலும் நாம் தன்னிறைவு அடைய வேண்டியது அவசியம். बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। நமது திறமையை பாதுகாக்கவும் திறமையை மேலும் அதிகரிக்கவும் தன்னிறைவு என்பது மிகவும் முக்கியம். इंडिया की कमाल क्या थी, दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है। இன்று இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் பலரையும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. अगर हम आत्मनिर्भर होते, இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை கண்டு உலகம் வியந்து வருகிறது. क्या ऑपरेशन सिंधु इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? ताने कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें
मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கையில் கூட தற்சார்பு பாரதத்தினுடைய சக்தியை இந்த உலகம் கண்டது. हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही. ஆபரேஷன் சிந்தூரில் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களை கொண்டு நமது ராணுவ வீரர்கள் தங்களுடைய வலிமையையும் வீரத்தையும் பறைசாற்றினர். क्षेत्र में எனவே தற்சார்பு பாரதம் என்பதற்கு ஆபரேஷன் சிந்தூரே மிகப்பெரிய உதாரணம். नजर आ रहे हैं. साथियों, मैं एक और विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. बात से कोई इनकार नहीं कर सकता. 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और இந்த जब யுகம் தொழில்நுட்பத்தால் இயக்கப்படுகின்ற நூற்றாண்டுக்கான யுகம். जीवन है और इतिहास की तरफ नजर करें तो पता है தொழில்நுட்பம் इतिहास தான் गवाह வாழ்க்கை. है. जिन जिन देशों ने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की, वो देश विकास की ऊंचाइयों को पार कर गए, शिखर पर पहुंच गए. आर्थिक शक्ति नए पैमाने पर पहुंचती गई. जब टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों की बात करते हैं तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर्स पे. उदाहरण के तौर पे बताता हूं. मैं यहां लाल தொழில்நுட்பத்தில் किले இந்தியா எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறது என்பதற்கு உதாரணமாக செமி கண்டக்டர் நாம் உதாரணமாக காட்ட முடியும். लेकिन देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होना भी उतना जरूरी है. हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई. 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ. आप मेरे नौजवानों जानकर के हैरान हो जाएंगे. आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई. सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई. 50-60 साल गवा दी. हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे. साथियों, आज செமி கண்டக்டர் உற்பத்தியில் இன்று பல நாடுகளை காட்டிலும் இந்தியா முன்னணியில் हमने உள்ளது. उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है. 6 செமி अलग अलग கண்டக்டர் உற்பத்தியில் போர்க்கால அடிப்படையில் நாம் முன்னேறி வருகிறோம். நாட்டில் ஏற்கனவே 6 செமி கண்டக்டர் உற்பத்தி ஆலைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இது மட்டுமின்றி மேலும் 4 புதிய செமி கண்டக்டர் ஆலைகள் அமைக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள்ளாகவே இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட மேட் இன் இந்தியா சிப் சந்தைகளில் கிடைக்கப்பெறும் என்கிற உறுதியை அளிக்கிறேன். हम सब जानते हैं कि हम एनर्जी के लिए बहुत सारे देशों पर डिपेंडेंट है. पेट्रोल மேட் हो, இன் இந்தியா डीजल हो, சிப்புகள் गैस हो, இந்த ஆண்டு இறுதியிலேயே लाखों சந்தைகளில் करोड़ रुपए கிடைக்கப்பெறும். में खर्च करके लाना पड़ता है. हमें इस संकट से देश को आत्मनिर्भर बनाना, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है. பல பொருட்களை நாம் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்து வருவதாலும் பல பொருட்களுக்கு நாம் வெளிநாடுகளை சார்ந்திருப்பதாலும் ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிறது. 30 गुना இவற்றையெல்லாம் நாம் இந்தியாவிலேயே தயாரித்து அவற்றுக்கு தற்சார்பு தன்னிறைவு அடைய வேண்டியது அவசியம். ताकि हाइड्रो
का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो। भारत मिशन ग्रीन हाइड्रोजन लेकर के आज हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। भविष्य की ऊर्जा को பசுமை ध्यान में रख ஹைட்ரஜன் करके திட்டத்திற்காக இன்று ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாயை செலவழித்து வருகிறது. न्यूक्लियर एनर्जी पर அதே भी போல சோலார் உற்பத்தி திட்டத்திற்காகவும் அணு மின்சக்தி திட்டத்திற்காகவும் பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। அணு மின் சக்தியை பொறுத்தவரை 10 புதிய அணு மின் ரியாக்டர்களை உருவாக்க துரித கதியில் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. 100 साल होंगे 10 புதிய அணு உலை ரியாக்டர்கள் அமைக்கப்பட உள்ளது. क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है। समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार रिफॉर्म करते जाना होता है। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के आए। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए பெட்ரோல் भी டீசல் மற்றும் எரிவாயு இறக்குமதியிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற வேண்டும். हम शक्ति को जोड़ना चाहते। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया जब आज ग्लोबल वार्मिंग को लिए चिंता करती है, तब मैं विश्व को भी बताना चाहता हूं कि भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50% पहुंचा देंगे। ये लक्ष्य हमारा 2030ஆம் ஆண்டுக்குள்ளாக இந்தியாவின் தூய்மையான எரிசக்தி நாட்டில் உள்ள 50% இடங்களுக்கு சென்று சேரும் என முடிவு செய்திருக்கிறோம். 2030ஆம் ஆண்டுக்குள்ளாக தூய்மையான எரிசக்தி நாட்டின் 50% இடங்களுக்கு சென்று சேர்ந்திருக்கும். उनकी दौड़ देखिए। ஏனென்றால் நாம் எரிசக்தி துறையில் தன்னிறைவு அடைய வேண்டியது அவசியம். நாடு தன்னிறைவு பெற வேண்டியது அவசியம். 2025 में हमने कर लिया। இந்த லட்சியம் 2030க்குள்ளாக முடிக்கப்படும், நிறைவு பெறும். विश्व के प्रति भी हम उतने ही संवेदनशील हैं, प्रकृति के प्रति भी उतने ही हम जिम्मेवार लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस इन सबको लाने के लिए खर्च होता था। लाखों करोड़ रुपए चले जाते थे। பெட்ரோல், டீசல் போன்றவற்றை எல்லாம் இறக்குமதி செய்வதற்கு பல லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாயை நாம் பட்ஜெட்டில் செலவழிக்க வேண்டியுள்ளது. मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ रहा। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। இவற்றிலும் நாம் தன்னிறைவு அடைவதற்கான பணிகளை நடத்தி வருகிறோம். समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा இன்று रहा है। நமது கடல் பகுதியில் கூட எரிவாயு கடையை அமைக்க நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம். அதன் காரணமாகத்தான் ஆழ்கடல் எரிசக்தி திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறோம். घोषणा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। उसके सामर्थ्य को लोग भली भांति समझने लगे हैं। कल तक जिस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, वो आज सेंटर स्टेज पे है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में
आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। இன்று Energy கிரிட்டிக்கல் का மினரல் sector हो, அரிய வகை கனிமங்களுக்கான தேவை உலகம் முழுவதும் அதிகரித்து வருகிறது. அவற்றிலும் நாம் தன்னிறைவு அடைவதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम भूमिका है और इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है। இதன் 1200 से காரணமாக अधिक நாம் स्थानों पर அரிய வகை கனிமங்கள் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறோம். खोज का अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे அரிய வகை देशवासियों, கனிமங்கள் துறையில் मुन्नेरी செல்வதற்கான பணிகளை நாம் செயல்படுத்தி வருகிறோம். देशवासी देख रहा, गर्व से भर जा रहा। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बेस स्टेशन से लौट चुके हैं। குரூப் கேப்டன் சுபான்ஷு சுக்லா சர்வதேச விண்வெளி மையத்திற்கு சென்றுவிட்டு பூமிக்கு திரும்பி வந்திருக்கிறார். हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। நாம் எந்த அளவுக்கு விண்வெளியில் தன்னிறைவு பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் விண்வெளி துறையில் கூட நாம் தற்போது தன்னிறைவு பெற்று வருகிறோம். काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों அதற்கு Space में जो உதாரணமாக ககன்யான் திட்டம். मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उन 300 स्टार्टअप में இந்தியாவில் हजारों 300க்கும் மேற்பட்ட புத்தாக்க நிறுவனங்கள் விண்வெளி துறையில் பணியாற்றி வருகிறது என்பதை கூறும்போது நான் பெருமைப்படுகிறேன். नौजवानों की விண்வெளி ताकत, துறை சார்ந்த 300க்கும் மேற்பட்ட புத்தாக்க நிறுவனங்கள் இந்த நாட்டில் செயல்பட்டு வருகிறது. मेरे प्यारे எனவே देशवासियों, விண்வெளி துறையிலும் நாம் தன்னிறைவை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறோம். भारतवासी 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं। இந்தியா 100வது சுதந்திரத்தை கொண்டாடும் போது வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்தை அடைவதற்கான இலக்கை நோக்கி நாம் முன்னேறி வருகிறோம். आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है और आधुनिक इकोसिस्टम हर क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। நமது சொந்த விண்வெளி நிலையத்தையும் அமைக்கும் பணியை மேற்கொண்டு வருகிறோம். किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम फार्मा ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। वैक्सीन में हम नए नए विक्रम स्थापित करते हैं, लेकिन क्या समय की मांग नहीं है? हम रिसर्च और डेवलपमेंट में और ताकत लगाएं, हमारे अपने पेटेंट हो, हमारी अपनी बनाई हुई मानव जात के कल्याण की सस्ते से सस्ती और सबसे कारगर नई नई दवाइयों की शोध हो, हर संकट में साइड इफेक्ट के बिना मानव जात के कल्याण में काम आए। पॉलिसी பார்மா துறையில் கூட நாம் பல புதுமைகளை படைத்து வருகிறோம், தன்னிறைவு அடைந்து வருகிறோம். பல தடுப்பூசிகளை நாம் இந்தியாவிலேயே தயாரித்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து வருகிறோம். देश का भाग्य बदलना है। தடுப்பூசிகளுக்கான உற்பத்தி செய்து அவற்றைக்கான பேட்டன்ட்டையும் காப்புரிமையும் நாம் பெற்று வருகிறோம். मेरे प्यारे देशवासियों, आज आईटी का युग है, डेटा की ताकत है। பார்மா துறையில் இன்று நாம் समय की मांग नहीं உலகத்தினுடைய है। தலைவனாக முன்னணி தலைவராக திகழ்ந்து வருகிறோம்.
लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, इस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय करा है। साथियों, आज दुनिया में सोशल मीडिया செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களிலும் இன்று நாம் திறமையை நிரூபித்து வருகிறோம். நமது சொந்த செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை நாம் செயல்படுத்தி உருவாக்கி வருகிறோம். டீப்சீக்கை போன்று இந்தியா தனது சொந்த AI தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி வருகிறது. रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से करता है। इसका मतलब की ताकत है। இது உலகில் செய்யப்படும் மொத்த யூபிஐ பரிவர்த்தனைகளில் 50% பரிவர்த்தனைகள் இந்தியாவில் மட்டுமே செய்யப்படுகிறது. मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे, क्यों भारत का धन बाहर जाए, और मुझे आपके सामर्थ्य पर भरोसा है। मेरे प्यारे देशवासी, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हम डिपेंडेंट हैं, वैसा ही देश का दुर्भाग्य है कि फर्टिलाइजर, उसमें भी हमें दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता है। பல ஆண்டுகளாக நாம் உரங்களுக்கு கூட மற்ற நாடுகளை சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலைதான் ஏற்பட்டது. अनाप शनाप उपयोग से भी धरती मां को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, देश के उद्योग जगत को कहना चाहता हूं, देश के प्राइवेट सेक्टर को कहना चाहता हूं, आइए हम फर्टिलाइजर के भंडार भर दें, हम नए नए तौर तरीके खोजें और भारत की आवश्यकता के अनुसार हम अपना உரங்களுக்கான fertilizer तैयार करें। கிடங்குகளை நாம் இந்தியாவில் உருவாக்குவோம் என்று நாட்டில் உள்ள இளைஞர்கள், அலுவலர்கள், தனியார் துறை ஆகியோருக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். आने वाला युग உர உற்பத்தியில் நாம் இந்தியாவிலேயே தயாரித்து தன்னிறைவு அடைய வேண்டும். हम नहीं बनाएंगे, हम निर्भर रहेंगे। सोलर पैनल की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं वो हमारी अपनी होनी चाहिए। எல்லா துறைகளிலும் நம்மால் தன்னிறைவு அடைய முடியாதா? क्यों? क्योंकि मुझे देश के नौजवानों के सामर्थ्य पर மின்சார भरोसा। வாகனங்களாக இருந்தாலும் சரி, சோலார் மின்சக்தி பேனலாக இருந்தாலும் சரி, அனைத்திலும் நாம் தன்னிறைவு அடைய வேண்டும். कोविड के समय हम बहुत सारी चीजों पर निर्भर थे। मेरे देश के नौजवानों को कहा गया, கொரோனா சமயத்தில் நாம் பல்வேறு துறைகளில் தன்னிறைவு அடைந்தோம். करके दिखाया। कोविन प्लेटफॉर्म हमारा अपना होना चाहिए, देश ने करके दिखाया। करोड़ों கோவின் करोड़ों பிளாட்ஃபார்ம் இதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம். இந்தியாவினுடைய கோவின் தளத்தை இன்று உலக நாடுகள் பல பயன்படுத்தி வருகின்றன. वही जज्बा हमें जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना सब कुछ देना है। अपना जो बेस्ट எனவே है, எல்லா துறைகளிலும் நாம் தன்னிறைவு அடைவதற்கு நம்முடைய எல்லாவற்றையும் நாம் வழங்க வேண்டும். நம்முடைய முழு திறமையை பயன்படுத்த வேண்டும். கடந்த 12 ஆண்டுகளில் சுய தொழில் முனைவுக்கு மிகப்பெரிய ஊக்கம் கிடைத்திருக்கிறது, மிகப்பெரிய பலம் கிடைத்திருக்கிறது. उसी प्रकार से मुद्रा योजना से हमारे देश அதற்கு के மிகச்சிறந்த करोड़ों உதாரணம் முத்ரா யோஜனா திட்டம். करोड़ों लोग मुद्रा से लोन लेकर के अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं। முத்ரா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் கோடிக்கணக்கான பெண்கள், இளைஞர்கள் தங்களது சொந்த தொழிலை ஏற்று கடன் பெற்று தொழில் செய்து வருகின்றனர். व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दे रही है। मेरे साथियों, நாம் தன்னிறைவு அடைவதற்கான வாய்ப்பை முத்ரா யோஜனா திட்டம் வழங்குகிறது. किसी का ध्यान नहीं था। पिछले 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कमाल करके दिखाया। आज उनके கடந்த प्रोडक्ट 10 ஆண்டுகளில் மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மிக அற்புதமாக தங்களுடைய செயல்திறனை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से मैंने एक बार मन की बात में खिलौने की बात कही थी। हम
करोड़ों करोड़ रुपए के खिलौने विदेश से लाते थे। मैंने ऐसे ही मन की बात में कहा करे मेरे देश के नौजवानों, ऐसा भी करेंगे क्या, किलो भी बाहर जाएंगे। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा देश खिलौने एक्सपोर्ट करने लग गया है। यानी देश के सामर्थ्य को हर प्रकार के अवसर मिले, हर रुकावटों से मुक्ति मिले, उसको सर्वाधिक करने के लिए प्रेरित किया जाए। இன்று பெண்கள் தாங்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களை உலகம் முழுவதும் ஏற்றுமதி செய்து வருகின்றனர் என்பதை நினைக்கும் போது எனக்கு பெருமையாக உள்ளது. இதை நான் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியிலேயே நான் பலமுறை தெரிவித்திருக்கிறேன். आज का आपका आइडिया सकता है आने वाली पीढ़ी का भविष्य बना सकता है। இளைஞர்கள் தங்களின் சிந்தனைகளை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களின் சிந்தனைகளை काम करने के लिए முடிந்துவிட ஒருபோதும் அனுமதிக்காதீர்கள். काम करना तैयार। இளைஞர்களிடம் ஏராளமான புது புது சிந்தனைகள் உள்ளது, அவற்றை வெளிப்படுத்துங்கள். தைரியம் கொள்ளுங்கள், முன்னெடுப்பை மேற்கொள்ளுங்கள். आइए आगे बढ़िए। सरकार के नियमों में बदलाव करना है, मुझे बताइए। अब देश रुकना नहीं चाहता है, 2047 दूर नहीं है, एक एक पल की कीमत है और हम 2047 வெகு தூரம் இல்லை. எனவே ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நாளும் மிக முக்கியம் வாய்ந்தது. ये आगे बढ़ने का अवसर है, இது முன்னேறி செல்வதற்கான बड़े வாய்ப்பு, सपने देखने का अवसर है। மிகப்பெரிய கனவுகளை காண்பதற்கான தருணம். जब सरकार आपके साथ है और मैं स्वयं आपके साथ हूं, तब இந்த அரசு உங்களோடு இருக்கிறது. नया इतिहास बना सकते हैं। நாம் புதிய வரலாறு படைப்போம், साथियों, புதிய अध्याயம் आज படைப்போம். नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमारे एमएसएमई उसका लोहा दुनिया मानती है। ये दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें बनती है ना, कुछ न कुछ तो औजार हमारे देश के एमएसएमई के द्वारा जाते हैं, बड़े गर्व के साथ जाते हैं। लेकिन हम कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड विकास की राह पर जाना चाहते हैं और इसलिए उनकी शक्ति बढ़े। और उसमें भी मैंने पहले एक बार लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। आज कहना चाहता हूं कि हमें विश्व बाजार में अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाना है, तो हमें क्वालिटी में निरंतर நாம் உலகத்தில் உள்ள கடைகளில் நமது இந்தியாவின் திறமையை நிரூபிக்கும் லோகோவை உருவாக்க வேண்டும். और सरकार के भी प्रयास हो, रॉ मटेरियल की भी उपलब्धि हो, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे कम हो, हम उसमें दम रह गए। और साथियों, हम सभी जो उत्पादन के क्षेत्र में लगे हैं, மூலப்பொருட்களை நாம் இந்தியாவிலேயே உற்பத்தி செய்தால் பல்வேறு பொருட்களுக்கான உற்பத்தி செலவும் வெகுவாக குறையும். हमारी हर प्रोडक्ट का दम ज्यादा हो लेकिन दाम कम हो, इस भाव को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे நாம் देशवासियों, தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்கள் விலை குறைவானதாகவும் அதே சமயம் நல்ல தரத்திலும் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். लोगों ने बलिदान दिए हैं। मैंने पहले भी कहा, जमानी खपा दी। தரமான பொருட்கள் விலை குறைவான இந்தியாவின் பொருட்கள் உலகில் உள்ள கடைகளில் அலங்கரிக்கப்பட வேண்டும். 75-100 साल पहले का वो कालखंड याद कीजिए। पूरा देश உலக சந்தைகளில் நமது திறமை திறன் என்ன என்பதை நாம் நிரூபித்து காட்ட வேண்டும். आज समय की मांग है, स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। वो पीढ़ी
स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी। ये पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है। और इसलिए मैं आज बार बार आग्रह करता हूं और मैं देश के सभी इन्फ्लुएंसर्स को कहना चाहता हूं, इस मंत्र को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मैं सभी राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को सबसे कहता हूं कि आइए, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, भारत हम सबका है। हम मिलकर के இந்த நாடு நம் அனைவருக்குமானது. उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। எனவே உள்ளூரில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை பயன்படுத்துவோம் என்கிற வோக்கல் ஃபார் லோக்கல் என்கிற மந்திரத்தை நமது அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக கடைபிடிப்போம். இதற்கு எல்லா கட்சிகளும் ஒத்துழைப்பு தாருங்கள். வாருங்கள், நாம் ஒன்றாக இணைந்து முன்னேறி செல்வோம். और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे. இந்தியாவினுடைய தற்சார்பு பாரதம் என்கிற முழக்கத்திற்கு, இலக்கிற்கு நாம் வலிமையை அளிக்க வேண்டும். हम दुनिया बदल देंगे दोस्तों. எனவே வோக்கல் ஃபார் லோக்கல் என்பதை நாம் அனைவருடைய தாரக மந்திரமாக உறுதி ஏற்போம். आपकी भी जिम्मेवारी है. हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान. लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान. मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं. हम स्वदेशी का गर्व करने लगे. हम स्वदेशी உள்ளூரில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை கண்டு நாம் பெருமைப்பட வேண்டும். करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे. और உதாரணத்திற்கு ஒரு நெய்யை எடுத்துக்கொண்டால், இது நாட்டு நெய் என்று சொல்லப்படுகின்ற கடைகளுக்கு எப்படி நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ, அதே போல இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட நாட்டு பொருட்கள் குறித்து நாம் பெருமைப்பட வேண்டும். मुझे बहुत लंबे समय से सरकार में काम करने का अवसर मिला है. நீண்ட காலமாக நாட்டுக்கு சேவையாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. मुसीबतों से भी मैं परिचित हूँ, व्यवस्थाओं की मर्यादाओं से भी परिचित हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें. मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है. हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है. हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी. आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है. हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें. और मैं நமக்கு 25 साल சங்கடங்கள் வரும்போது அச்சம் கொண்டு தயங்கி நின்று விட வேண்டாம். நமது துணிச்சலுடன் முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல வேண்டும். तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है. मेरे प्यारे देशवासियों, बीता நாம் மற்றவர்களை விமர்சனம் செய்வதை விட நம்மை நாமே மேம்படுத்திக் கொள்வதில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து இதை நான் கூறுகிறேன். अब हमें और नई ताकत சுய மேம்பாட்டில் நாம் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். पिछले दिनों हमने
कई रिफॉर्म्स किए। மற்றவர்களை விமர்சனம் செய்வதில் நாம் நம்முடைய ஆற்றலை வீணாக்க கூடாது. की बात हो, विश्व की यूनिवर्सिटीज को भारत के अंदर स्थान देने की बात हो, कई रिफॉर्म्स किए हैं। 40,000 से ज्यादा अनावश्यक कंप्लायंसेस को हमने खत्म किया है। इतना ही नहीं, 1500 से अधिक पुराने कानून जो बाबा आदम के जमाने के थे, उन सबको हमने खत्म कर दिया है। சுமார் 1500க்கும் மேற்பட்ட பயன்பாட்டில் இல்லாத வழக்குகளின் தேவையற்ற சட்டங்களை நாம் பயன்பாட்டில் இருந்து நீக்கி இருக்கிறோம். बदलाव किए हैं। इस बार भी हो हल्ला के बीच लोगों तक बात पहुंची नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट में हुआ है। करीब 280 से ज्यादा धाराएं हमने समाप्त करने का निर्णय किया है। और साथियों, सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही रिफॉर्म नहीं, हमने नागरिक के जीवन को भी आसान बनाने के लिए रिफॉर्म किए। நமது इनकम நாட்டு टैक्स மக்கள் रिफॉर्म की बात हो, வாழ்வதற்கான रिफॉर्म का வாழ்க்கையை परिणाम எளிதாக்குவதற்கு நாம் फेसलेस ஈஸ் ஆஃப் असेसमेंट की லிவிங் बात என்பதுதான் நமது இலக்கு. रिफॉर्म का परिणाम है। 12 लाख तक அதற்காக आज பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை நாம் செய்து வருகிறோம். देश का जो भविष्य बनाने में उत्सुक है, ऐसा मेरा मध्यम वर्ग का परिवार आज खुला नहीं समा रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स पर जीरो कर दिया जाएगा। आज कर लिया है। जब देश का सामर्थ्य बढ़ता है तो देशवासियों को लाभ मिलता है। अंग्रेजों நாட்டு के மக்களின் जमाने திறமை அதிகரிக்கும் போது दंड நாட்டு संहिता में மக்கள் हम பயன்பெறுவார்கள். இதனால் பயனடைய போவது நாட்டு மக்கள். के जीवन चल रहा है। 75 साल आजादी के ऐसे ही गए। हमने दंड संहिता को खत्म कर दिया, न्याय संहिता को ले आए हैं। न्याय संहिता में भारत के नागरिक के प्रति विश्वास का भाव है। भारत இதனால்தான் के நாட்டில் नागरिक நடைமுறையில் இருந்த 3 குற்றச்சட்டங்களுக்கு பதிலாக அவை நீக்கப்பட்டு தற்போது பொதுமக்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं देशवासियों, देश के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरे राजनीतिक दल, मेरे प्रतिस्पर्धी साथी भी देश की इस उज्जवल भविष्य के लिए आगे आए, हमारा साथ दें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात हो, पॉलिसी रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसेस रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत हो, हर प्रकार के रिफॉर्म्स ये आज हमने मकसद बना करके चले हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, அடிப்படை சீர்திருத்தமாக இருந்தாலும் சரி, கொள்கை சீர்திருத்தமாக இருந்தாலும் சரி, இன்று எல்லா துறைகளிலும் வேகமாக சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे। वर्तमान नियम, कानून, नीतियां, रीतियां 21वीं सदी के अनुकूल, वैश्विक वातावरण में अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हो और उसका समय सीमा में अपना कार्य पूरा करने के लिए इस टास्क फोर्स की रचना की है। साथियों, ये रिफॉर्म के कारण 2047 வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் என்ற கனவை நினைவாக்க அனைத்து துறைகளிலும் சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டியது हमारे लघु उद्योग हो, हमारे गृह उद्योग हो, उन लोग उद्यमियों को उनकी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और उसके कारण उनको एक नई ताकत मिलेगी। एक्सपोर्ट की दुनिया में उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट के कारण, व्यवस्थाओं में बदलाव के कारण उनको एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। साथियों, ऐसे ऐसे कानून है हमारे देश में, छोटी छोटी चीजों के लिए जेल में डालने के कानून है, आप हैरान हो जाएंगे। किसी ने நாட்டில் பல சட்டங்கள் எப்படி இருந்தது என்றால் சின்ன சின்ன தவறுகளுக்கு, சின்ன சின்ன குற்றங்களுக்கு எல்லாம் சிறையில் அடைக்கும் ஒரு சட்டம் நடைமுறையில் இருந்தது. होनी चाहिए। எனவே संसद में இது पहले भी போன்ற அனாவசிய சட்டங்கள் முடிவுக்கு வர வேண்டும், அவற்றுக்கு முடிவுரை எழுத வேண்டும். इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं।
इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली நாம் के அடுத்த अंदर தலைமுறை ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வருகிறோம். टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी சாமானிய மனிதர்களுக்கு சுமையை ஏற்படுத்தும் பல வரிகள் குறைக்கப்பட உள்ளது. लाभ मिलेगा, रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। मेरे प्यारे ஜிஎஸ்டி देशवासियों, சீர்திருத்தத்தின் மூலம் பொருளாதாரத்திற்கும் லாபம் கிடைக்கும். எனவே तीसरी बड़ी தீபாவளி பண்டிகைக்கு பிறகு ஜிஎஸ்டி வரி முறையில் சீர்திருத்தம் செய்யப்பட உள்ளது. எனவே ஒரு வகையில் மக்களுக்கு இது இரட்டை தீபாவளி. से हम उसको अचीव भी कर लेंगे और कोई तो दिन होगा मैं आपके बीच आकर के लाल किले की प्राचीर से ये खबर भी सुनाऊंगा। आज भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति को लेकर पूरी दुनिया आश्वस्त है। इतनी अस्थिरता के बीच आशा की किरण बना हुआ है भारत का फाइनेंशियल डिसिप्लिन, भारत की फाइनेंस की ऊर्जा। संकट के घेरे में जब अर्थव्यवस्था पड़ी हुई है तब भारत ही उसे बाहर निकलेगा, ये भरोसा दुनिया में पनपा है। आज इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे बहुत मजबूत है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत मजबूत है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी भी लगातार भारत की सराहना करती हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास व्यक्त कर रही है। ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ मेरे देश के गरीबों को मिले, मेरे देश के किसानों को मिले, मेरे देश की नारी शक्ति को मिले, मेरे देश के मध्यम वर्ग को मिले, मेरे देश की विकास धारा को ताकत देने वाला बने। उस दिशा உலகின் में மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் கொண்ட நாடு என்ற இலக்கை நோக்கி நாம் வேகமாக முன்னேறி வருகிறோம். संकट में हमारे नौजवानों के लिए अवसर बन रहे हैं। स्किल இன்று நமது பல்வேறு துறைகளையும் நமது இளைஞர்களுக்காக வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருகிறோம். इस पर एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है। இன்று பல பெரு நிறுவனங்களில் நமது இளைஞர்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வாய்ப்பு வழங்குவதற்கான திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया, मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रहा है। பிரதமரின் விக்ஷித் பாரத் வேலை வாய்ப்பு யோஜனா என்ற திட்டத்தை இன்று செங்கோட்டையிலிருந்து அறிவிக்கிறேன். पहली नौकरी पाने இளைஞர்களுக்காக वाले பிரதமரின்
வளர்ச்சி அடைந்த பாரதம் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी இதன் नौजवानों மூலம் को இளைஞர்களுக்கு சுமார் 3 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत में नारी शक्ति का लोहा हर कोई मानने लगा। बढ़ती इकोनॉमी की लाभार्थी हमारी नारी है, लेकिन बढ़ती इकोनॉमी को गति देने में भी हमारी नारी का बहुत बड़ा योगदान भी, हमारी मातृशक्ति का योगदान है, हमारी स्त्री शक्ति का योगदान है। स्टार्टअप से திட்டத்தின் लेकर மூலம் நமது இளைஞர்களுக்காக சுமார் 1 லட்சம் கோடி செலவழிக்கப்பட உள்ளது. खेल के मैदान में छाई हुई है, फौज में चमक रही है। आज गर्व के साथ नारी कंधे से कंधा मिलाकर के देश की विकास यात्रा में भागीदार हो। देश गर्व से भर இந்த गया। நாட்டின் வளர்ச்சி பாதையில் நமது பெண் சக்திக்கும் முக்கிய பங்கு உள்ளது. उनका पहला पास आउट हुआ था, पूरा देश गर्व से भर गया था। सारे टीवी चैनल उसी के पीछे लगे हुए थे। कितने बड़े गौरव की पल थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें क्या कमाल कर रही है। இந்த நாட்டில் சுமார் 10 கோடிக்கும் அதிகமான மகளிர் சுயஉதவி குழுக்கள் இயங்கி வருகின்றன. பாதுகாப்பு படையின் பல்வேறு பிரிவுகளில் இன்று பெண் வீராங்கனைகள் தங்களது திறமையை நிரூபித்து வருகின்றனர். இதெல்லாம் என்ன ஒரு அற்புதம். लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया था। 3 கோடி பெண்களை லட்சாதிபதிகளாக ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம் முடிவு செய்திருக்கிறோம். இதற்காக லக்பதி தீதி செயல் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறோம். और आज मैं खुशी से देश को बताना चाहता हूं कि मेरे नारी शक्ति का सामर्थ्य देखिए। देखते ही देखते 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। आज कुछ लखपति दीदी இன்று हमारे साथ 2 கோடி பெண்கள் லட்சாதிபதிகளாக ஆக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கிறேன். मेरा विश्वास है दोस्तों, भारत की विकास यात्रा में उनकी भागीदारी बढ़ने वाली। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने के पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। इतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा है। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। फिश இன்று प्रोड्यूसर உலகின் में 2வது மிகப்பெரிய மீன் உற்பத்தியாளராக இந்தியா திகழ்கிறது. அதில் நமது மீனவ சகோதரர்களுக்கு மிக முக்கியமான பங்கு உண்டு. और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। அரிசி, आपको खुशी கோதுமை, मैं உணவு தானியங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களின் உற்பத்தியிலும் இந்த இந்தியா உலகில் முன்னணி நாடாக திகழ்கிறது. 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे சுமார் देश के 4 किसानों ने லட்சம் கோடி மதிப்பிலான வேளாண் பொருட்கள் இன்று ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं।
पीएम சிறு किसान सम्मान விவசாயிகள், மீனவர்கள் மற்றும் பால் உற்பத்தியாளர் ஆகியோருக்கு இதனுடைய முழு லாபமும் கிடைத்து வருகிறது. फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो हर क्षेत्र में आज, और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का, वो साहसिक बना रहा, उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। जो पहले कल्पना की बात थी आज हकीकत बन रही है। देशवासियों, हमारे देश के पशुधन को बचाने में हमें कोविड की वैक्सीन मुफ्त में मिली, वो तो याद है, लेकिन हम पशुधन के लिए भी अब तक 125 डोज मुफ्त में पशुओं को लगा चुके हैं। கொரோனா காலத்தில் நாம் தடுப்பூசி இலவசமாக வழங்கியது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால் அதே போல நமது பசுக்களுக்காகவும் சுமார் 125 கோடி தடுப்பூசிகளை இலவசமாக செலுத்தி இருக்கிறோம். करोड़ डोज हम लगा चुके हैं और मुफ्त में लगा चुके हैं। 125 கோடி தடுப்பூசிகள் கால்நடைகளுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. वो जिले जहाँ के किसान औरों से पीछे रह गए, किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे हैं जहाँ अपेक्षाकृत कम खेती है, और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में से, और वहाँ के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया है। और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना वो देश के 100 जिले விவசாயிகளுக்கு லாபம் அளிக்கும் வகையில் பிரதமர் தன்தானிய கிருஷி யோஜனா திட்டமும் தற்போது துவங்கி இருக்கிறது. मेरे प्यारे देशवासियों, இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்க சுமார் 100 மாவட்டங்கள் நாட்டில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। நமது நாட்டின் விவசாயிகள், பால் உற்பத்தியாளர்கள், மீனவர்கள் ஆகியோருக்கு எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டேன். அவர்களை ஒரு பாதுகாப்பும் சுவரை போல இந்த மோடி நிற்கிறார். सरकार में भी रहा हूं। விவசாயிகள், பால் உற்பத்தியாளர்கள், மீனவர்கள் ஆகியோரை பாதிக்கும் பிரச்சனைகளை தடுக்கும் தடுப்பு சுவராக நான் நிற்கிறேன். होनी चाहिए सरकार देश के नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके लिए सकारात्मक रूप से सरकारें प्रोएक्टिव हो, सरकारें प्रो पीपल हो, उस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समाज के हर जरूरत व्यक्ति के लिए कुछ लोगों को लगता है कि सरकार की योजनाएं पहले भी आती थी। जी नहीं, हम सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं, सेचुरेशन पर बल देते हैं, और सामाजिक न्याय का अगर कोई सच्चा एजुकेशन है तो सेचुरेशन में है, जिसमें कोई हकदार छूटे नहीं, हकदार के घर तक सरकार जाए और उसे अपना हक की चीजें मिले, उसके लिए हम काम திட்டங்கள் யாரையும் சென்றடையாமல் விட்டுவிடக் கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய பிரதான முன்னுரிமை. उसे एक स्वाभिमान मिला था कि बैंक के அரசினுடைய दरवाजे அனைத்து பயன்களும் பயனாளிகளின் முழுமையாக சென்றடைய வேண்டும். ये विश्वास हमने जगाया है। आयुष्मान भारत ने बीमारी को सहने की आदत से मुक्ति दिलाने का और उनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए मदद करने का काम
और जब हम वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए से ज्यादा मदद कर करके उनके आरोग्य की चिंता करते हैं, आज पीएम आवास 4 करोड़ गरीबों को घर मिलना मतलब இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் மூலம் 70 வயது மேற்பட்டோருக்கும் மருத்துவ செலவுகளிலிருந்து விடுதலை கிடைத்துள்ளது. மருத்துவ செலவு குறித்த கவலை நீக்கப்பட்டுள்ளது. ब्याज के चक्कर में फंसा रहता था, आज पीएम स्वनिधि से रेडी पटरी वाला भी, और आपने देखा वो यूपीआई से पैसे लेता है, यूपीआई से पैसे देता है. ये बदलाव आखिरी व्यक्ति तक चिंता, लोगों की लाइफ में सरकार होनी चाहिए. उसी के कारण ये जमीन से जुड़ी योजनाएं बनती हैं और जमीन से जुड़ी योजनाएं जमीन पर उतरती हैं और जमीन से उतरी हुई योजनाएं जीवन में बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम பிரதமர் बन जाती हैं. ஸ்வாநிதி திட்டத்தின் மூலம் சாலையோரத்தில் இருக்கும் சிறு தள்ளுவண்டி வியாபாரிகள் கூட இன்று கடன் பெற்று தொழில்களை நடத்தி வருகிறார்கள். यूपी மூலம் பண பரிமாற்றம் செய்வதற்கான லாபமும் கூட அவர்களுக்கு கிடைத்து வருகிறது. माताएं बहनें हो अपने हक के लिए दर दर भटकते रहते थे, सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते लगाते जिंदगी पूरी हो जाती. आज सरकार आपके दरवाजे पर आती है, सैचुरेशन के अप्रोच को लेकर के आती है, करोड़ों लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ है. இந்த அரசின் டிபிடி எனப்படும் நேரடி மானிய திட்டத்தின் மூலம் அரசு வழங்கும் திட்டத்தின் பயன்கள் மக்களை நேரடியாக சென்று வருவதால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். गरीबी हट नहीं सकती है. லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் அரசின் பணம் இன்று மக்களின் பாக்கெட்டுகளில் நேரடியாக சென்று வருகிறது. विश्वास को गरीब के मन में हम पैदा करते हैं, अब मेरे देश के 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके गरीबी से बाहर निकल करके एक नया इतिहास बनाते हैं. आज 10 करोड़ गरीब ஒரு நபரும் பசியின் காரணமாக இறக்கக்கூடாது. அதனால்தான் சுமார் 25 கோடி ஏழைகளை வறுமையில் இருந்து நாம் விடுவித்திருக்கிறோம். புதிய வரலாறு படைத்திருக்கிறோம். 25 கோடி மக்களை வறுமையின் பிடியில் இருந்து விடுவித்து புதிய வரலாற்றை அத்தியாயத்தை படைத்திருக்கிறோம். एफर्ट भी है, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सामर्थ्य बनने वाली है.